गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने गणित भाग के 5 वीडियो पहले देख लिए हैं। ये अपना छठा वीडियो है जिसमें हम गणित के 30 प्रश्न अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न करने वाले हैं। किस प्रकार अपनी जो वर्ग 3 की परीक्षा है, शिक्षक पात्रता वर्ग 3 मध्य प्रदेश एमपी टेट, किस प्रकार इसमें पेपर आएंगे उस प्रकार इसमें प्रश्नों का समावेश करने का मेरा प्रयास रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए जरा। 67, 61 और PQRS और 41 अवरोही क्रम में अभाज्य संख्याओं की व्यवस्था है। तो इनमें अपन को क्या करना है कि कौन सी संख्या तिरपन है। देखो, अवरोही क्रम और आरोही क्रम दो चीज़ें यहाँ पर है, इसको समझने की अपन को आवश्यकता है। सबसे पहले बात आती है अवरोही क्रम की। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अवरोही क्रम जो होता है वो घटता क्रम होता है। किस प्रकार का होता है? घटता क्रम। जैसे 10, 9, 8, 7 इस प्रकार घटता क्रम। और आरोही क्रम जो होता है वो होता है अपना बढ़ता क्रम। समझना ध्यान से, किस प्रकार का क्रम? बढ़ता क्रम। जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्या है, 5, 6, 7 इस प्रकार 101, 102 इस प्रकार की कुछ भी संख्या है। आरोही यानी बढ़ता और अवरोही यानी घटता। ये दो चीज़ें अपन को परीक्षा में मुख्य रूप से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ के अंदर आती है कि अभाज्य संख्याओं की यहाँ पर बात की गई है, तो थोड़ा अभाज्य संख्याओं का नॉलेज अपन रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं अपने पास जो होती है वो होती है 25। इसी प्रकार प्रश्न आता है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या है। देखिए, अपन देख भी सकते हैं क्या होती है, 2 है ना, 2 के बाद 3, 5, 7 फिर उसके बाद 11, 11 के बाद 13 इस प्रकार अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अपन को ये जो नंबर है ये बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना है। परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से जो 50 तक के हैं कितनी है? 15 संख्याएँ ऐसी है अभाज्य संख्याएँ जो होती है। इसी प्रकार 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएँ जो होती है वो होती है अपने पास 9, है ना। तो ये जो नंबर है आप बिल्कुल याद रखना सीधे सीधे। कई बार परीक्षा में इससे प्रश्न जो है देखने को आपको मिलेंगे। चलिए, अब अपना जो प्रश्न था अपन वापस उसके ऊपर आते हैं। क्या प्रश्न था अपना? ये 67, 61 PQR। देखो, 67 है, 67 के बाद 61 है, ये घटते क्रम में अवरोही क्रम में है ना अपने पास। 61 के बाद क्या आएगा मुझे बताइए जरा? 59 आएगा, है ना। 59 के बाद क्या आएगा बताइए? 57 तो होता नहीं है, और 57 नहीं होता है तो फिर क्या होता है? 56 भी नहीं होता है, 55 भी नहीं होता है, 54 भी नहीं होता है, फिर होता है 53। इस प्रकार 53 के बाद 51, 52 भी नहीं होता है, 51 भी नहीं होता है ना, 50 भी नहीं होता है। इस प्रकार ये क्रम अपना चलेगा और कहीं पे 21 आएगा, 41 आएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है? पी क्यू। देखो यहाँ पर अगर ये 67, 61 है तो ये पी होगा और ये क्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर अपने से क्या पूछा है कि इसमें कौन सी संख्या 53 है, तो 53 है, उसका नंबर क्या है बताओ यहाँ पर? क्यू। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही हो जाता है। सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है अपन को यही पूछा है, पी क्यू का पूछा है। अगर आर एस पूछता तो अपन और भी इसमें संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। इसमें यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? देखिए, समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है अपने पास। मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम छोटा सा। इसकी अगर लंबाई दे रखी है 6, 8 तो ये कितना होगा? तो अपन इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। 10वीं तक काफ़ी पढ़ी है अपन ने। तो लंब हो जाएगा इसमें 8 का स्क्वायर और आधार हो जाएगा इसमें 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 100, और 100 इधर अपने पास कर्ण का स्क्वायर चल ही रहा था, तो कर्ण स्क्वायर अगर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है कर्ण का मान क्या आ जाएगा 10 × 10, तो 1 10 जो है इसमें से बाहर आ जाएगा। तो कर्ण अपने पास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन परीक्षा में अपन इतना लंबा नहीं करेंगे, काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। देखिए ये अपन को कुछ ट्रिपलेट्स याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय की जो ट्रिपलेट्स है ये होती है 3 4 5, है ना। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है। इसमें 2 का गुणा कर दो तो भी सेम बनता है। देखना ये ट्रिपलेट होती है। अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, और आधार और लंब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये याद रखना आप। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर अपन देखें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, है ना। प्रश्न में यही था, देखो 6 8 और अगली पूछी थी तो अपने पास क्या आई 10। इस ट्रिपलेट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी अपने आप में एक पाइथागोरस की ट्रिपलेट बनती है। इसी प्रकार अपन वापस से अगर इसमें मैं 3 का गुणा करूँ तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो अपने आप में एक ये भी ट्रिपलेट है जिसमें कर्ण है। किसी भी संख्या का गुणा करने पर ये अपने आप में एक ट्रिपलेट बनाती है। इस प्रकार और भी ट्रिपलेट है, अपन उसकी चर्चा अगले वीडियो में सेपरेटली कर लेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यदि 2 पूरक कोणों का अंतर 15 है। सबसे पहले तो यहाँ पर समझो कि पूरक कोण होते क्या है। पूरक कोण जो होते हैं, 2 पूरक कोण होते हैं, उनका योग हमेशा 90 डिग्री आता है पूरक कोण। और समपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण को अगर जोड़ें तो कितना आता है 180। यहाँ पर 2 की बात हो रही है, 2 कोण, कोई भी 2 कोण हो सकते हैं, जैसे 37 और 53। 37 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ ज़रा। 7 और 3 10 की 0 हासिल आया 1, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 90 आ रहा है, यानी ये भी पूरक कोण है ना। लेकिन इसको इसने पूछा है कि उनका अंतर कितना है 15 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखो 52.5 और 37.5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। सारे ही पूरक कोणों के इसमें उदाहरण है ना। लेकिन इसने क्योंकि सभी को जोड़ने पे 90 90 अपन को प्राप्त हो रहा है। 45 और 45 90, 50 50 50 40 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा। लेकिन इसने कहा है कि उनका अंतर 15 है। बताइए इन दोनों में सब में किसका अंतर 15 है। क्या इसका अंतर 15 है क्या। 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4 बचेगा। नहीं आ रहा है 15, है ना, 14 आ रहा है। तो इसमें इसका अंतर 10 आ रहा है, इसका अंतर तो 0 आ रहा है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है ये वाला। 52.5 में से 37.5 घटा लीजिए, अंतर 15 आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला देखिए, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास ऐसा होता है, आपको सबको पता होगा। मान लो ये वृत्त है, इसका केंद्र है, तो ये जो है ये व्यास होता है अपना। तो व्यास जो है केंद्र से होकर जाता है, और ये अपना व्यास जो 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 2 2 हो जाएगी। अब यदि त्रिज्या इसकी 2 है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। चलिए, तो पाई का मान तो ऐसा ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 4 पाई। अब इसमें दिया है जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के भी बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मुझे बताइए ज़रा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें अपन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान कितना है अपने पास 4 पाई आया। कितना आया वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 4 पाई आया। तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर
तो देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा तो इस 4 पाई के ऊपर इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर भुजा बची। तो यहाँ से 4 है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई बचेगा, और ये अपने पास भुजा आ गई। अब ये काई की भुजा आई, वर्ग की भुजा। वर्ग का क्या पूछा है प्रश्न में, परिमाप पूछा है ना। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए जरा, 4 गुणित भुजा है ना। तो 4 गुणित भुजा कितनी आई, 2 पाई, 2 अंडर रूट पाई। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट पाई। तो इस प्रकार से अपना जो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे अपन, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, यहाँ पर कुछ डिजिट दी है ना, 1 1 1 1 को अपन को भाग देना है 1 1 1 ट्रिपल 1 से। भागफल क्या होगा, देखो एक बार भाग जाएगा, ये तो 1 आएगा यहाँ पर, समझना ध्यान से, यहाँ तक भाग जाएगा 1 आएगा। लेकिन फिर अपन को एक जो है 111 से छोटा है तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा। फिर भी अब 1 जीरो लगाने के बाद अपन को यहाँ पर 11 दिखेगा, 11 भी छोटा है तो फिर 1 जीरो लगाएंगे, 3 संख्या लेंगे तो ये ट्रिपल 1 दिखेगा, तो फिर एक बार जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर फिर डबल जीरो आएगा इसका और इसका, और फिर एक बार और भाग जाएगा तो 1 आएगा। भाग देना है, बहुत आसान है, सबको आता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। देखो कितनी बार है ये, 9 बार है, 4 5 6 7 8 9, 111 से भाग देना है। देखो एक बार तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा है ना, घटेगा तो ये क्रॉस आ जाएगा, ऊपर से उतारा 1, क्या 111 में 1 का भाग जाता है, नहीं जाता है तो जीरो लगाओ, फिर एक और 1 उतारो, अब जाता है क्या 11, अब भी छोटा है, 1 जीरो लगाओ, तो फिर एक और 1 उतारेंगे तो फिर अब जाएगा एक बार है ना, ये 3 जीरो, फिर उतारा 1, फिर जीरो, फिर इधर से 1 उतारेंगे, फिर छोटा पड़ रहा है तो फिर जीरो, फिर एक बार और 1 उतारेंगे, अब जा रहा है एक बार। तो इस प्रकार जो अपना ये उत्तर आ जाता है जो ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। देखो 231 और 596 में अपन को इन ऑप्शन में दिए गए किसी भी संख्या से गुणा करना है, और किस संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो अपना बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे, देखो ये तो बेसिक सा प्रश्न है, 2 से गुणा करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 3 से करेंगे तो ये 3 गुना, ये भी 3 गुना, तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। 1 से करेंगे तो आपको दिख ही रहा है ये ज़्यादा है, लेकिन जब मैं 0 से इसमें गुणा करूँगा और इसमें भी करूँगा तो ये 0 है और ये भी अपने आप में 0 है, तो ये जो अपना जो भाग गुणनफल है वो क्या आ रहा है, दोनों के बराबर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, अपन बेसिक से ही अपन को तैयारी करना है, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए इसको अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न इस प्रकार से है 0.0159 है ना, इसका स्थानीय मान अपन को निकालना है। तो देखो स्थानीय मान निकालने के लिए पहले तो पॉइंट हटाओ, 1 लिखो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, 159 अपॉन इस प्रकार से अपन को नज़र आ रहा है। अब यहाँ से 1 का स्थानीय मान पूछा है, तो देखना 1 है, इसके बाद क्या लगेगी 2 0, और बटे में कौन है अपने पास 1 2 3 4, 10,000 है, 2 0 से 2 0 बटेगी, क्या बचा 1/100। तो 1/100 कहाँ है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, 3:21 से 5 घंटे और 28 मिनट पहले क्या समय था। मैंने आपको पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं पहले की वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो आप 24 घंटे वाली घड़ी का फॉर्मेट याद करना। 24 घंटे में 3 बजे अगर अपन देखें, 3:21 होता है वो 15:21 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 15:21 के। और अपन को बताना है कि इससे 28 मिनट पहले, तो इसमें से 28 मिनट घटाना है, ये घंटे हैं ये मिनट है, तो क्या 21 में से 28 जाएगा, नहीं जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि 1 घंटा इसमें से लेके इस मिनट को दे देते हैं। तो मैं 15 में से 1 घंटा कम करूँगा तो क्या बचेगा
14 और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 और 21 कितने हो जाएंगे, 81। तो ये 14:81 के बराबर होगा और इसमें से 24 मिनट अपन को माइनस करने हैं। तो अब आसानी से माइनस हो जाएगा, देखो करो, 28 मिनट, सॉरी ना 28 मिनट पहले पूछा है। चलिए, तो 11 में से 8 जाएंगे 3 और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 और यहाँ बचेगा 14। तो 14:53 यानी कि ये हो रहा है अपने पास 2:53। इसके अंदर 5 घंटे भी था, है ना, सॉरी अपन ने प्रश्न थोड़ा सा यही देख लिया था, 5 घंटे और 28 मिनट पहले पूछा है। चलिए इसको एक ग्राफी पेपर पे करते हैं अलग से, माफ़ कीजिएगा थोड़ा देखने में गलती हो गई। देखो 3:21 है, यानी कि इसके बराबर है ये 15:21 की, यहाँ तक क्लियर है। और 15:21 है, मैंने आपको बताया इसको 14 बताओ, 14 वर्ष के कितना हो जाएगा, 81 मिनट। 1 घंटा इधर दिया तो 60 मिनट इधर जुड़ जाएंगे तो 81 हो जाएगा। अब इससे अपन को बताना है 5 घंटे और 28 मिनट पहले। देखो 5 घंटे और 28 मिनट पहले ये घटाएंगे तो आएगा 53 और 14 में से 5 जाएंगे तो बताओ कितना आएंगे, ये आएगा 9, यानी कि 9:53। तो 9:53 इसमें दो ऑप्शन है, एक तो प्रातः और एक सायं। तो देखो 15 के बाद, ये तो पहले की बात कर रहा है और दिन में बात हो रही है तो प्रातः आएगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है, इसमें चकरा मत जाना आप लोग, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना। चलिए अगला प्रश्न देखो, निम्न में से एक गलत कथन चुनिए। 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। सही बात है, 2 परिमेय संख्या कोई सी भी ले लो, चाहे 5/1 ले लो और 6/1 ले लो, इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 11/1, जो एक परिमेय संख्या है अपने आप में। दूसरा देखो, इसमें से अपन को गलत प्रश्न चुनना है, तो ये तो अपने पास जो है सही है ना, गलत बताना है। अगला देखो, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत बात है। चलो आगे देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ये जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये जो है गलत बात है ना, सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है अपने पास, 18 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर मोटे चबूतरे में 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटें लगेगी। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना, जो आपके पास बड़े घन की जो भुजाएं दे रखी है ना, उसमें आपको छोटे घन की जो भुजाएं हैं उनसे भाग देना है, तो आपको सीधे सीधे संख्या प्राप्त हो जाएगी। पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो अपन को इन सबको जो है सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 18 में 1800 होते हैं, 6 में 600 होते हैं और 3 में 300 होते हैं। अब करिए आप इसको, है ना, अब हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 200 बार, और ये जा रहा है 4 एकम 4, 4 और 5 20, 150 बार, और ये जा रहा है 100 बार। अब करिए, देखो क्या आएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितनी शून्य हो रही है, 6, यानी 3 गुणित 10 की घात 6। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, यदि कक्षा 5 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय त्रुटियां करता है, जैसे 12 और 3 15 होना चाहिए लेकिन वो 16 लिखता है, इस प्रकार की त्रुटियां के उपचार हेतु क्या आवश्यक है। प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाना, छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य देना, त्रुटियों वाले प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाना, छात्रों को गणना संबंधी उपयोग करने की सलाह देना। तो इस प्रकार की त्रुटियां अगर आएगी तो अपन जो छात्रों को जो श्यामपट्ट पे उसको समझाएंगे भाई ऐसा नहीं होता है ना, ज़्यादा मजबूत ये वाला ऑप्शन लग रहा है। कोई छात्र जो है मान लो ज़्यादा त्रुटियां करता है तो उस त्रुटि से संबंधित जो भी समस्या है उसको बोर्ड पे हल करवा के अपन अधिक अच्छे ढंग से उसको समझा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, उन संख्याओं का LCM लघुत्तम समापवर्त निकालना। देखिए अच्छा प्रश्न है। तो पहले तो ऐसी संख्या बताओ, दो संख्याओं का योगफल 45 है। थोड़ा सा इसमें देखना, सबसे पहले तो अपन इसमें मानेंगे अपन कि माना दो संख्या XY है ना, तो कितना आ गया 45। उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, योगफल का 1/9 गुना, योगफल कितना है 45 का 1/9 गुना, तो कितना आएगा ये 5, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ रहा है 5। इसको, इस समीकरण को अपन हल करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को, इस समीकरण 1 और समीकरण 2। बहुत सवाल करें ऐसे अपना 10वीं कक्षा में, है ना। x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 45 और 5 50, तो ये x बराबर आ गया अपने पास 25। अगर एक संख्या 25 है तो ऑटोमेटिकली जो y है वो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि योगफल कितना आ रहा है अपने पास 45, तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो है LCM पूछा है, काय का LCM पूछा है 20 और 25 का, तो LCM जो है इनका 100 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, सबको आता ही होगा LCM निकालना, तो सबसे छोटी संख्या वही है जिनमें दोनों का भाग चला जाए, तो इसमें 100 LCM सबको आता ही होगा निकालना। देखो इस प्रकार निकालते हैं अपन LCM, 5 चौक 20, 5 5 25 और 5 एकम, ये 4 में नहीं जाएगा तो 5 एकम 5 और ये 4, 5 5 25 और 25 चौक 100। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में यदि OP, इसमें थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कहाँ पर OP होगा। OP और OQ क्रमशः, OP और OQ क्रमशः AOC और BOC के समद्विभाजक है। ये है इन दोनों का समद्विभाजक है ना, इस पूरे कोण का समद्विभाजक ये है और इस पूरे कोण का समद्विभाजक ये है। इस प्रकार से दिया है, अपन को बताना है POQ का मान। देखो यदि ये ये वाला कोण है, मान लो समद्विभाजक है, तो ये दोनों x होंगे। अगर ये पूरा 2x मानता हूँ मैं इसको, इस पूरे को 2x मानता हूँ, तो समद्विभाजक है तो x और x भागों में बांट रहा होगा, ठीक है। और इसको अगर 2y माने अपन, तो ये y और ये भी y होगा। क्लियर आपको इतना, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन जो है इस पूरे कोण की समद्विभाजक है। अब देखो हम जानते हैं कि ये रेखिक युग्म बना रहा है, इसमें 4 कोण डिवाइड हो रहे हैं, तो रेखिक युग्म हो रहा है, तो ये पूरा जो होता है 180 होता है, यानी कि x प्लस x प्लस वाई प्लस वाई, इन चारों को अगर जोड़ दें तो 180 आता है। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना आ रहा है 180, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर 180, 2 बटे में चला जाएगा तो 90, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x और y यही है क्या दोनों, तो यही मान पूछा था POQ, यानी POQ x प्लस वाई दोनों को से मिलकर बन रहा है और इसका मान आया अपने पास 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। देखिए इसमें कुछ भी मान नहीं दिया था, कुछ भी डिग्री में किसी की भी अंश कोण कितने अंश का ये नहीं बताया गया था, लेकिन जो रेखिक युग्म की परिभाषा है उससे अपन ने इसको सोल्व कर लिया। चलिए अगला देखो, एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर भीतर में है ना 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल देखो, इसको पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इस प्रकार का एक उद्यान है ना, और इस उद्यान में आयताकार उद्यान देखो 500 और 400 आयताकार ही होगा। थोड़ा सा इस प्रकार से 5 मीटर चौड़ा चारों तरफ का रास्ता बना हुआ है। तो ये जो रास्ता है ना, ये कितना क्षेत्रफल है इसका निकालना है। इसका निकालने का तरीका तो यही है, इस पूरे का निकाल लो, फिर इस अंदर वाले छोटे आयत का निकाल लो क्षेत्रफल, और फिर उस पूरे के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा दो तो अपना आंसर आ जाएगा। इसे पूरे का निकालेंगे तो आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 500 में 400 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। ये इसका क्षेत्रफल आया, और जब 5 5 घटाएंगे, देखो 5 इधर से घटाएंगे 5 इधर से घटाएंगे, 10 मीटर कम हो रहा है, यानी कि ये हो रहा है 300
90, है ना। और इधर से भी 5 कम हो रहा है, इधर से भी 5, यानी कि 10 मीटर इधर से भी चौड़ा लंबाई भी कम हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा 490। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा। तो देखो 2 जीरो तो स्वाभाविक आने, मल्टीप्लाई कर दो, 90 90 81, 8 और 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है 35, और 9 चौक 36, तो 35 और 36 कितना होगा 71। हासिल आया 7, 4 तिया 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा भैया 19। तो इसका क्षेत्रफल ये आया। घटा दीजिए, वही अपना आंसर होगा। देखो 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, है ना। यहाँ पर भी देखो 10 उधार लिया था 9, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। एक उधार दे दिया था इसको, और यहाँ क्या बचेगा 19 में से 19 गया तो 0। तो 8900 जो अपना आंसर आया। लेकिन इस प्रकार के सवाल अगर और भी अपन को इंस्टेंटली करना है तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद रखना, उससे आप करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखिए इसमें 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन देखो, जब रास्ता अंदर की ओर बनाओ, जैसे इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, जब रास्ता अंदर की ओर बनाओ, लिख लेना है, काम देगी आपको। तो ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अपने पास 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a, है ना। कैसे होगा, ए क्या है यहाँ पर अंदर वाले रास्ते की चौड़ाई, और एल और बी तो आपको याद है लंबाई और चौड़ाई। देखो इस फॉर्मूले से इसको करते हैं कितना आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर 5 मीटर चौड़ा था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एल और बी, यानी कि 500 और 400 900 माइनस 2 इंटू 5। तो ये हो गया 10 गुणित 900 गुणित 900 में से क्या घटाना है अपन को 10, तो 10 गुणित ये हो जाएगा 890, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8900। देखो डायरेक्टली यहाँ पे उत्तर आ गया अपने पास। जब रास्ता अंदर की ओर बना हो तो ये ट्रिक है, और जब रास्ता बाहर की ओर बनाओ वो भी लिख लेना आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जब रास्ता बाहर की ओर हो तो क्या करना है अपन को, प्लस लगाना है। क्या करना है, प्लस लगाना है। देखिए 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a, कितना आसान है। जब रास्ता बाहर की ओर हो तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का, ये भी याद रखना, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, और ये भी रास्ते का क्षेत्रफल। जब रास्ता अंदर की ओर हो और रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना। जब रास्ता बाहर की ओर हो और रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सूत्र लगाना। लेकिन जब कभी कभी अपन से प्रश्न पूछता है कि जो अंदर वाला एरिया दे रखा है इसका ये कितना है, ये निकालो, मतलब अंदर का जो भाग है रास्ते को छोड़कर, तो इसमें भी ध्यान रखना। जब रास्ता अंदर की ओर हो और एरिया का निकालना हो तो सूत्र इस प्रकार से लगेगा, देखना, एल माइनस 2a इंटू एल माइनस बी माइनस 2a, बी माइनस 2a। और सेम इसमें अगर रास्ते का निकालना हो और बाहर की ओर रास्ता हो तो एल प्लस 2a और बी प्लस 2a। ए अपने रास्ते की चौड़ाई है और एल और बी लंबाई और चौड़ाई। तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के और भी प्रश्न आएंगे तो और मैं आपको इसकी लागू करने की ट्रिक आपको बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 526, 285, 730 और 272 की पावर लगी हुई में इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसमें इकाई अंक निकालना है तो ये 5 और ये 0 है। पहली बात तो 0 देख के आप 0 राइट कर दो। 0 नहीं हो तो 5 और 2 देख के देखो, 5 और 2 का गुणा होगा तो क्या होगा 10 होगा, तो 10 में 0 आता है। तो ओबियसली इसमें बहुत सारे 0 आएंगे, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 0 लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक द्विअंकीय संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। कौन कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योग 15 होगा, बताओ। द्विअंकीय संख्या, एक तो होगा 6 और 9, 15 हो रहा है। एक होगा 9 और 6, और भी हो रहा है 7 और 8,
और 8 और 7, देखो 87, 78, 96 और 69, इनके अंकों का 15 आ रहा है और अंकों के बीच अंतर 3 है। अच्छा तो देखो 3 तो इसमें आ रहा है अंतर, 6 में से 9 घटाएंगे 3, 9 में से 6 जाएगा 3, इन दोनों में से चेक करना है अपन को इस द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। देखो गुणनफल पूछा है तो अपन को 96 69 भी हो सकती है, 96 भी हो सकती है, क्या काम अपन को गुणा करने पे, तो दोनों पे 54 आएगा ना, इसका ये होगी तो ही 54, ये होगी तो ही 54, तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11:14 के अनुपात में, तो इसकी परिधि क्या होगी। देखो प्रश्न को समझो पहले, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पहले तो ये देखो, वृत्त का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है, आयत के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ए लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये दे रखा है अपन को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे 3, तो 21 दिया हो जाएगा 63। पेपर ले लो। 21 दिया कितना हो जाएगा 63, तो 22 इंटू 63, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल आया वो 1386 आया। अब देखो आयत के क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 14 और 11, तो यदि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र ये तो 1386 अपन को प्राप्त हुआ, मैं मान लेता हूँ 14x और चौड़ाई है अपनी 11x, तो ये क्या हो जाएगा 1386, 14 और 11 आ जाएगा बटे में, क्या बचा यहाँ पर x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर बचा। इसको सोल्व कर लो, 11 से कट जाएगा ये, 11 एकम 11, 2 बचा 28 हो गया, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 छंग 66 और 14 के पाड़े से भी कट जाएगा ये 9 बार, 14 नमा का 126, यानी कि जो 9 हुए 9 बराबर आया अपने पास x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 है ना, यानी कि x का मान 3 आया, यानी कि अपने पास जो लंबाई है वो आया 14 गुणित 3, कितना हो जाएगा 42, और चौड़ाई आ जाएगी 11 गुणित 3 यानी कि 33। लेकिन इसने पूछा है परिधि, वृत्त की परिधि, इसकी परिधि किसकी परिधि, आयत की परिधि। आयत की परिधि आयत का परिमाप होती है कि नहीं होती है, परिधि मतलब इसके चारों ओर की माप, तो इसका परिमाप होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है आई है अपने पास 42 और चौड़ाई आई है अपने पास 33, तो ये हो जाएगा 75, 75 का डबल होता है 150, तो ये अपने पास यहाँ पर 150 प्राप्त हो गया। आगे देखो, एक बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है, आयत चित्र बनाकर, दंड आरेख बनाकर, स्वतंत्र रूप से दोनों ए तथा बी संभव है। देखिए इसमें बारंबारता बहुभुज जो होता है वो दंड आरेख बनाकर भी अपन बता सकते हैं और आयत चित्र बनाकर ही बता सकते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन, अमूर्त अमूर्त तो अपन गणित में ही करते हैं है ना, और वैसे भी गणित के प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, उपरोक्त सभी, तो सभी के अध्ययन में जो है गणित का उपयोग अपन बेसिकली करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। देखो तर्कात्मक गणित ज़्यादा आनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें तर्क करने की क्षमता हो, बच्चे तर्क करना सीखेंगे तो वो गणित को अधिक से अधिक सीख पाएंगे। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति,
अवकलन, समाकलन, बीजगणित या अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। माध्यमिक स्तर में जो है अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति आ जाती है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, उपरोक्त सभी में। कोई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो खुद ही बोलते हैं कि भाई मुझे निशान लगाओ, है ना। ये प्रश्न सभी बच्चे कर लेंगे। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो है विद्यार्थी वस्तु को संगठित करना सीखता है। चलिए, निम्न में से कौन गणित का उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपरोक्त सभी? इसमें आएगा उपरोक्त सभी। गणित के सभी उपागम है ना। क्रिया केंद्रित भी है, विषय केंद्रित भी है, अनुभव केंद्रित भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाने के लिए, या ऑप्शन डी छात्रों की गणित में रुचि पैदा करने के लिए। तो जो गणित कक्षा में गणित शिक्षण जो है, मासिक परीक्षाएं जो होती है वह मुख्यतः किस रूप में होती है? तो ये जो अपना इसका सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाने के लिए जो अपन है मासिक परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, इसको टिक करना। ऑप्शन बी, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता। कक्षा 3 का बच्चा कैसे प्राप्त करेगा? ऑप्शन सी, बड़ी संख्याओं के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या ऑप्शन डी 6 अंकों तक गणना करना। देखो, ऑप्शन बी, सी, डी इसमें नहीं आएगा। तीसरी कक्षा का बच्चा है तो अपन उसको इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली अवधारणा ही पूरी करवाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज अपन ने इसमें 30 प्रश्न किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की और वीडियो आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।